हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे सेशन नंबर 179 की। आज के सेशन में कुछ खास है और उन खास बातों को डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं आपको कि 2 नए बैचेज़ हैं आपके लिए। एक आरएएस के स्टूडेंट्स के लिए बैच है और ये केवल आरएएस के लिए नहीं है, बल्कि कोई भी ऐसी परीक्षा की आप तैयारी करते हो जहां कॉम्पोजिशन पूछा जाता है। कॉम्पोजिशन कहें तो प्रेसी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, इलैबोरेशन, है ना? लेटर राइटिंग, ये सब जहां पूछते हैं वहां पे ये बैच बहुत ही उपयोगी है। यहाँ ग्रामर के 6 टॉपिक्स जो कि आरएस के सिलेबस में है वो दे रखे हैं। ट्रांसलेशन वाला जो बैच है वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। ठीक है, इस बैच में इंक्लूड कर रखा है मैंने। और साथ ही आपको कॉम्पोजिशन पार्ट बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक वैलिड ऑफर जो है वैलिड है 25 ऑफ नवंबर तक। इसके बाद इसकी फीस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एक अपना कॉम्प्रिहेंशन बैच चल रहा है जिसमें क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस और पैसेज हम डिस्कस कर रहे हैं। इनके भी पीडीएफ आपको उपलब्ध हैं हर एक वीडियो के सामने। तो पहले पीडीएफ से आप सॉल्व करते हैं, उसके बाद वीडियो देखते हैं, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग अलग लेवल पे चली जाती है। और ये बैच हर उस विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट है जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, बैंक की प्रिपरेशन कर रहा है, या सीडीएस एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि सभी में ये सब पूछते हैं। इसमें 100 क्लोज टेस्ट, 100 पीक्यूआरएस और 50 पैसेज हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये इसकी वैलिडिटी 2 ईयर्स है, मतलब आप जैसे ही बाई करेंगे उस दिन से लेकर 2 साल तक आपके पास वीडियोस रहेंगे। तो ये बैच भी आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें आज का एडिटोरियल। उससे पहले हम बात करेंगे, आज एक नई चीज मैंने यहाँ पे जोड़ी है, होमोनिम्स। ठीक है, मैंने पिछले कुछ सेशंस में आपको फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड्स, ये सब करवाए हैं। अभी कुछ थोड़ा सा नया हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि इंग्लिश पढ़नी तो आपको खुद से ही है। बस आपको एक बार सवार कर दूं गाड़ी में, फिर आप गाड़ी से खुद सफर कर पाएंगे। इसी उम्मीद में मैं सब चीज़ें इंक्लूड कर रहा हूँ। और आप बस एक अप्रोच देखिए कि कैसे आपको चीज़ों को डील करना है, कैसे आपको लर्न करना है। ये टेक्निक सीख जाओ, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो होमोनिम्स क्या होते हैं पहले तो ये समझें। होमोनिम्स, होमो जहां लगता है ना, उसका मतलब होता है, जैसे होमो जो शब्द है इसका मतलब होता है सेम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्पेलिंग जो है सेम ही होगी। जैसे ऑब्जेक्ट है, यही एक स्पेलिंग है। अब इसी के मीनिंग दो या दो से अधिक हो सकते हैं, इसको होमोनिम्स, जैसे सिनोनिम्स होता है। सिनोनिम्स में हम क्या करते हैं कि कोई वर्ड्स के एक से अधिक मीनिंग निकलते हैं। वैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो कितने तरीके से हम यूज करें, ऑब्जेक्ट को नाउन के रूप में यूज करें, वर्ब के रूप में यूज करें, एडजेक्टिव, यहाँ तो खैर नहीं बनेगा। अगर कोई वर्ड है तो एडजेक्टिव के रूप में यूज करें, उसका मीनिंग क्या निकलेगा, वो सब होमोनिम्स हैं। हाल फिलहाल के परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं होमोनिम्स। इसमें पहला है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर नाउन हो तो इसका मतलब वस्तु है। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, द ऑब्जेक्ट वॉज मेड ऑफ ग्लास। जो वस्तु है वो कांच की बनी है। दूसरा ओपोज, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट का, अगर ये वर्ब के रूप में यूज हुआ हो तो। अगर इसका यूज आप वर्ब के रूप में करते हैं तो इसका मतलब क्या है, विरोध करना, ओपोज करना। दे ऑब्जेक्टेड टू द प्रपोजल, उन्होंने प्रस्ताव का विरोध किया। दूसरा है बाउंड। बाउंड का प्रयोग अगर आप एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो अलग मतलब है, वर्ब के रूप में करते हैं तो अलग मतलब है। अगर एडजेक्टिव रूप में करते हैं तो इसका मतलब है सर्टेन टू डू समथिंग, निश्चित रूप से होकर ही रहेगा कोई काम, तो उसको बोलते हैं बाउंड। ही इज बाउंड टू सक्सीड, वो निश्चित रूप से सफल होगा। और दूसरा है वर्ब के रूप में, तो लीप या जंप होता है, कूदना होता है। तो द डियर बाउंडेड अक्रॉस द फील्ड, तो वो छलांग लगा रहा था पूरे फील्ड में, उसको बोलते हैं बाउंड, लीप या जंप के अर्थ में। तो ये पीडीएफ आपको जब उपलब्ध होगी तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि होमोनिम्स आजकल परीक्षाओं में पूछे जाने लगे हैं। इसके आगे नेक्स्ट है रिजोर्ट। रिजोर्ट जो शब्द है इसका एक नाउन के रूप में मीनिंग होता है हॉलीडे। कभी देखते हो ना आप, होम रिजोर्ट, फैमिली रिजोर्ट, ऐसे लिखा हुआ होता है कई कई जगह पे। तो ये हॉलीडे या रेस्टिंग प्लेस है, एक प्रकार के इन का काम करता है। ये आई डबल एन इन होता है, सराय, कुछ वैसा ही ये काम करता है रिजोर्ट। तो हॉलीडे और रेस्टिंग प्लेस, तो छुट्टियों में आप स्थान बिताते हैं, समय बिताते हैं वो जगह, या फिर रेस्टिंग प्लेस जहाँ पे विश्राम करते हैं। वी स्टेड एट ए माउंटेन रिजोर्ट, हम रुके एक माउंटेन रिजोर्ट में। और दूसरा रिजोर्ट का मतलब होता है सहारा लेना, अंत में किसी उपाय का प्रयोग करना, अंतिम रूप से आश्रय लेना, ये मतलब होता है रिजोर्ट का। टू टर्न टू समथिंग एज ए लास्ट ऑप्शन, अंतिम ऑप्शन के रूप में किसी पर आधारित होना। ही रिजोर्टेड टू थ्रेट्स व्हेन टॉक्स फेल्ड, जब बातचीत असफल हुई तो वो किस बात पे उतर आया, उसने सहारा किसका लिया, धमकियों का सहारा लिया। इशू, इश्यू अगर नाउन है तो इसका मतलब होता है प्रॉब्लम या टॉपिक।
ठीक है। क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल इशू, जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक मुद्दा है। अगर वर्ब है तो इसका मतलब होता है रिलीज करना या पब्लिश करना। द बैंक इशूड न्यू करेंसी नोट्स, बैंक ने नए करेंसी नोट्स जारी किए। तो इशू का मतलब जारी करना भी होता है और इशू का मतलब प्रॉब्लम या टॉपिक भी होता है। नेक्स्ट पे आइए। अगला है यील्ड। यील्ड वैसे तो नाउन के रूप में तो इसका मतलब उत्पादन होता है, मैं नाउन लिया नहीं यहाँ पे। अगर ये नाउन के रूप में होगा तो इसका मतलब होता है प्रोडक्शन, उत्पादन। अगर ये वर्ब के रूप में है तो इसका मतलब है प्रोड्यूस करना, प्रोवाइड करना। जैसे द लैंड यील्ड्स क्रॉप गुड क्रॉप्स, जमीन जो है वो अच्छी फसल पैदा करती है, उत्पादन करती है। सरेंडर भी इसका मतलब होता है, और सरेंडर के अर्थ में जनरली जिस जिसके सामने सरेंडर आपने किया है वहां पे टू भी लगता है। तो ये बात भी सीख जाना कि यील्ड के साथ प्रेपोजिशन कौन सा लगेगा, टू। अगर आपको दे रखा है कि घुटने किसके सामने टेके हैं, है ना, आत्मसमर्पण किसके सामने किया है, तब तो ही रिफ्यूज टू यील्ड टू प्रेशर, उसने दबाव के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। स्पेलिंग मिस्टेक्स के क्वेश्चंस ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ स्पेलिंग्स आपको याद रख लेनी है। जैसे पहली स्पेलिंग बहुत बार ये पूछते हैं, अकमोडेट। अकमोडेट की स्पेलिंग ये वाली सही है, डबल सी आता है, डबल एम आता है, ACCO डबल MODATE, अकमोडेट। ये स्पेलिंग जनरली दे रखी होती है एक सी दे के या एक एम दे के, ये गलत हो जाएगा। ये वाली सही, ये वाली भी गलत, क्योंकि देखो एक सी और एक एम, यहाँ पे एक एम गायब कर दिया, यहाँ एक सी गायब कर दिया, ये दोनों गलत है। अर्थ इसका स्थान देना, ठहराना। एग्जाम्पल है द होटल कैन अकोमोडेट 200 गेस्ट, इस होटल में 200 गेस्ट आ सकते हैं, 200 गेस्ट ठहर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। ओकेजनली इसकी स्पेलिंग में याद रखेंगे आप कि OCCASIONALLY होता है। अगर सी एक सिंगल कर दोगे तब गलत हो जाएगा, और एस डबल कर दोगे, दोनों ये डबल कर दोगे तो गलत, मतलब ये तो डबल होता ही है, ये डबल कर दोगे तो गलत है। ठीक है। OCCASIONALLY, ओकेजनली, कभी कभी, अवसर पर। वी मीट ओकेजनली फॉर लंच, हम कभी कभी लंच पर मिलते हैं। डेफिनेटली की स्पेलिंग, डेफिनेट की स्पेलिंग आपको आती हो, DEFINITE, है ना, डेफिनेट, DEFINITE। फाइनाइट वर्ब, इसमें फाइनाइट शब्द है, इसको याद रखो, इसके आगे डी लगाना है, और फिर डेफिनेटली में तो LY लगेगा, ये डेफिनेटली है। इसमें गलती क्या हो सकती है, NA कर दोगे तब गलत हो जाएगा, ठीक है, FA कर दोगे तब गलत हो जाएगा। जनरली कैसे गलतियां हो सकती हैं परीक्षा में वो सब बताया है, तो निश्चित रूप से इसका मतलब होता है, और आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, मैं आपकी सहायता निश्चित रूप से करूंगा। नेक्स्ट पे आइए। अगला है सेपरेट। सेपरेट में SEPARATE, सेपरेट, ये स्पेलिंग है, SEPARATE, RATE लास्ट में है, रेट, है ना, और ये याद रखें, SEPA, सेपा रेट, सेपरेट। ठीक है। SEPE कर दोगे तब गलत है, और RE कर दोगे, रेट की स्पेलिंग गलत, तब गलत हो जाएगा। अलग अलग करना, पृथक। प्लीज कीप द रेड क्लॉथ सेपरेट फ्रॉम द वाइट वंस, लाल कपड़ों को सफेद से अलग रखें। कमिटी की स्पेलिंग डबल एम आता है, डबल टी आता है, डबल ई आता है। एक भी चीज कम कर दोगे, एक एम कम कर दोगे, एक टी और एक ई, तो गलत हो जाएगा। समिति इसका मतलब है। द कमिटी डिसाइडेड टू पोस्टपोन द इवेंट, कमिटी ने तय किया इवेंट को स्थगित करने का। ठीक है। तो ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले क्वेश्चंस हैं। अब हम आते हैं कॉमन एरर्स पर। पहला क्वेश्चन है मोर देन वन स्टूडेंट हैव फेल्ड इन द एग्जाम, यहाँ पे दोस्तों गलती है, हैव के स्थान पे आएगा हैज। ध्यान ये रखना है कि मोर देन वन के साथ, या फिर ऐसा हो मोर देन 2 3 4 5 ऐसा दे रखा हो, तब क्या लगेगा, और या फिर ऐसा हो मोर के साथ पहले प्लूरल नाउन हो, मोर प्लस प्लूरल नाउन, उसके बाद दे रखा हो देन वन, तब क्या लगा। तो अगर मोर प्लस मोर देन वन है तो इसके साथ वर्ब लगाएंगे सिंगुलर। मोर देन 2, मोर देन 3, मोर देन 4 ऐसा है तो वर्ब लगाएंगे प्लूरल।
और मोर के साथ पहले प्लूरल नाउन है फिर देन वन है तो वर्ब लगाएंगे प्लूरल। ये रटने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधा सिंपल सा खेल रखो, जैसी नाउन होगी वैसी वर्ब। यहाँ पे नाउन सिंगुलर आएगी तो वर्ब भी सिंगुलर है, यहाँ पे नाउन जो आएगी यूज करोगे वो प्लूरल आएगी तो वर्ब भी प्लूरल है, और यहाँ प्लूरल दिख ही रहा है आपको तो वर्ब प्लूरल है। जैसे आप देखा मोर देन वन कैसी नाउन है, सिंगुलर है, तो इस स्ट्रक्चर में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आपको पढ़ने को मिलता है, मोर देन वन के साथ सिंगुलर। तो जैसी नाउन वैसी वर्ब इस स्ट्रक्चर में, ये याद रखें आप। अ ग्रेट डील ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ये भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ही प्रश्न है। वैसे नाउन से संबंधित भी हो सकता है, डिटर्मिनर से भी हो सकता है, क्योंकि अ ग्रेट डील ऑफ एक ऐसा डिटर्मिनर है जो काम में आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जबकि यहां पे नाउन कैसी है, काउंटेबल है। काउंटेबल है तो फिर अ ग्रेट डील ऑफ नहीं होता, इसके स्थान पे यूज करना होगा अ ग्रेट नंबर ऑफ। ठीक है, ये काउंटेबल के लिए आता है। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन में लगाना हो तो अ ग्रेट डील ऑफ, जिसका मतलब होता है बहुत सारा, बहुत अधिक मात्रा में। और अ ग्रेट नंबर ऑफ है तो ये भी बहुत सारा, बहुत अधिक संख्या में, तो यहाँ संख्या की बात है, बहुत अधिक संख्या में स्टूडेंट्स जो हैं प्रेजेंट थे, ये मतलब है। द टीचर एक्सप्लेन मी द लेसन, दो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक तो नंबर 3 और एक 5। इसमें आपको याद ये रखना है कि ना तो एक्सप्लेन के बाद में और ना ही डिस्क्राइब के बाद में सीधा पर्सन नहीं आता, मतलब सीधा आप यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो नहीं जोड़ सकते। पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद इनडायरेक्ट, और इसमें बीच में टू लगता है। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट वाले जो आंसर्स होते हैं, वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं आप व्हाट और whom से, व्हाट वाला जो आंसर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। whom वाले जो आंसर्स होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो व्हाट वाला जो आंसर आएगा उसको आपको पहले रखना है और होम वाले आंसर को बाद में रखना है। एक्सप्लेन में और डिस्क्राइब का ये फीचर आपको याद रखना है। इसका देखिए, द टीचर एक्सप्लेन मी द लेसन, तो एक्सप्लेन के बाद में मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि होम का आंसर है, और पर्सन है, ऐसा मान लो, पर्सन हो तब भी उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मान लीजिए। ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये पहले आएगा द लेसन, उसके बाद आएगा टू मी, द लेसन टू मी, ये सही है। ठीक है, और एक 5 नंबर भी देख लो पहले, ही डिस्क्राइब्ड मी द होल इंसिडेंट, तो यहाँ पे भी मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और द होल इंसिडेंट है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या करो, पहले लगाओ द होल इंसिडेंट फिर लगाओ टू मी, तो यहाँ पे आएगा पहले द होल इंसिडेंट, उसके बाद लगाओगे टू मी, तब सही होगा। तो ये डिस्क्राइब और एक्सप्लेन दोनों में ही ये फीचर आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, ही डिड नथिंग एल्स बट देन, अच्छा बट ये आएगा, वैसे ही एल्स के साथ बट लगता है कंजंक्शन। तो ही डिड नथिंग एल्स बट स्टडी ऑल नाइट, उसने और कुछ नहीं किया, पूरी रात पढ़ाई करी, ये मतलब है इसका। तो ये कुछ ईडी आपके स्पोर्टिंग एरर्स वाले क्वेश्चंस, कॉमन एरर वाले क्वेश्चंस हुए। अब आइए आप आज के एडिटोरियल पर। एडिटोरियल का जो जिस्ट है, किस बारे में है वो देखिए। द एडिटोरियल अर्जेस इंडिया टू बी ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल इन इट्स वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। एडिटोरियल अर्ज करता है मतलब निवेदन करता है, यूं कह दो, किसी को कोई काम करने के लिए कहता है। तो एडिटोरियल ये कहता है भारत से कि भाई आप ट्रांसपेरेंट रहें और अकाउंटेबल रहें, पारदर्शी रहें और जवाबदेही रखें। किस चीज में, इट्स वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, जो भी इसके वन्य जीव व्यवस्था है उस चीज में। इंश्योरिंग दैट, ये सुनिश्चित करते हुए कि ग्लोबल ट्रस्ट इन इट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स, कि जो भी वैश्विक विश्वास है, पूरे दुनिया का विश्वास है, इसके संरक्षण के प्रयासों में वो कहीं खो ना जाए, इज नॉट लॉस्ट। ठीक है, तो भारत को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल रहना चाहिए अपने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में, और ऐसा काम करे कि जो कंजर्वेशन एफर्ट्स को लेकर भारत के जो प्रयास हैं उसमें पूरी दुनिया विश्वास जताती है, कहीं वो विश्वास खो ना जाए, ये मतलब है इसका। अब आइए विस्तार से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो नए हैं उनको बता दूं कि जो येलो कलर में दिख रहा है वो आपके सारे सब्जेक्ट हैं, ब्लू कलर वाले सारे आपके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो वाले हैं। जो भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। ट्रांसलेशन तो खैर यहाँ पे होगा ही, ये हर उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो ट्रांसलेशन को अप्रोच करना चाहते हैं, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश तो अपना कोर्स दे ही रखा है मैंने, बाकी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, ये वाली अप्रोच आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ रेगुलर देखोगे तो आप ट्रांसलेशन सीख जाओगे। ठीक है, एक बात। दूसरा,
आप यहाँ पे वोकैब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार में वो शब्द आएंगे आपके काम में, तो आप वो चीजें याद कर लोगे। साथ ही में ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी आप अप्लाई करना सीख जाओगे। तो ये सेशन आपको पूरा देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। और जिन दोस्तों को जिनके साथ बैठकर पढ़ते हैं आप, है ना, या फिर जो आपके कोचिंग सेंटर में आपके साथ पढ़ते हैं, उनको भी बताइए इस बारे में, ताकि वो लोग भी एक बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आ सकें, वो सीख सकें कि कैसे इंग्लिश सीखी जा सकती है। चलो सर स्टार्ट करें। ग्रेटर ओपननेस नाम से एडिटोरियल है, जिसमें ओपननेस जो है, जिनमें NESS आता है, वो जनरली क्या होते हैं? नाउन। तो ये तो नाउन है। ग्रेटर है वो क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है। ओपननेस का मतलब क्या है? पारदर्शिता। पारदर्शिता, ईमानदारी, स्पष्टता, खुलापन। ग्रेटर मतलब क्या है? कहीं ज्यादा। ठीक है, ग्रेट की डिग्री कंपैरेटिव है, तो कहीं ज्यादा पारदर्शिता, ये मतलब है कहीं अधिक पारदर्शिता। आगे कह रहा है ऑन इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, किसको लेकर है? भारत और वन्य जीव प्रबंधन को लेकर एडिटोरियल है। भारत और वन्य जीव प्रबंधन। अब यहां से शुरू करें। इंडिया मस्ट नॉट स्क्वांडर। इंडिया सब्जेक्ट, मस्ट हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी है, ये एडवर्ब होता है नॉट, ये मैन वर्ब, ग्लोबल एडजेक्टिव, ट्रस्ट नाउन, इन प्रेपोजिशन, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। मैनेजमेंट नाउन, ऑफ प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो नाउन। ऑब्जेक्ट जो होते हैं नाउन या प्रोनाउन होते हैं, वाइल्ड लाइफ नाउन है। तो भारत को मस्ट दे दिया, तो ऑब्लिगेटरी स्टेटमेंट है कि जरूर से जरूर ऐसा होना चाहिए। मस्ट नॉट जो है प्रोहिबिशन के लिए आता है, निषेध के लिए आता है। तो भारत को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए स्क्वांडर। स्क्वांडर का मतलब क्या है? बर्बाद करना, वेस्ट करना, व्यर्थ गंवाना। वेस्ट, मिस यूज या डिसिपेट। कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब है निर्मित। कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब है फॉर्म्ड, स्टैब्लिश्ड, सेटअप। अबव बोर्ड का मतलब है ईमानदार। अबव बोर्ड का मतलब ईमानदार। गो अबाउट का मतलब है शुरू करना, जारी रखना। शुरू करना या जारी रखना। देखो, भारत को बिल्कुल भी स्क्वांडर नहीं करना चाहिए, भारत को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या? ग्लोबल ट्रस्ट, वैश्विक विश्वास को। इन इट्स मैनेजमेंट, किस में विश्वास? ट्रस्ट के साथ इन लगता है, विश्वास। इट्स मैनेजमेंट, अपने प्रबंधन में। इट्स भारत के लिए पजेसिव एडजेक्टिव है। और प्रबंधन किसका? वन्य जीव का, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का। वन्य जीव के प्रबंधन में, वन्य जीव के प्रबंधन में जो वैश्विक विश्वास है, उसे भारत को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये मतलब है। शुरू करें आप। इन सितंबर, मंथ के नाम से पहले इन लगता है, केवल पर्टिकुलर एक मंथ दे रखा है, सितंबर की ही बात हो रही है, तो किसका प्रयोग हम करेंगे? इनका। तो सितंबर में अ सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ये SIT तुम बहुत बार सुनोगे। इसका मतलब, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ये इसका एलेबोरेशन है। ठीक है। तो विशेष जांच टीम, SIT। SIT गठित की गई, ऐसा समझते हैं ना। और ये कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब निर्मित है, गठित है, इसको गठित भी कह सकते हैं। तो कह रहा है कि सितंबर में एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित SIT, इस SIT ने क्या किया? ये सब्जेक्ट हो गया, ये रिपोर्ट करी। इसने रिपोर्ट दी, किसको रिपोर्ट दी? कोर्ट को। क्या रिपोर्ट दी? दैट कंजंक्शन। रिपोर्ट दी कि रिलायंस फाउंडेशन वनतारा प्रोजेक्ट, रिलायंस फाउंडेशन का जो वनतारा परियोजना है, प्रोजेक्ट मतलब परियोजना, कहां पर? जामनगर, गुजरात में। ये क्या है? इसके बाद थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया कि इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट जू, ये भारत का सबसे बड़ा निजी चिड़ियाघर है। ठीक है। हैड बीन अबव बोर्ड। अभी रिलायंस फाउंडेशन का जो वनतारा प्रोजेक्ट है जामनगर गुजरात में, ये इसकी वर्ब है हैड बीन, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब बीन थर्ड फॉर्म। अबव बोर्ड ये फ्रेज है। ठीक है। ये रहा ईमानदार, पारदर्शी, किस में? इन द मैनर, उस तरीके में, इन विच, जिसमें, इट हैड, इट यहाँ पे सब्जेक्ट किसके लिए आ रहा है? इस वनतारा प्रोजेक्ट के लिए। हैड हेल्पिंग वर्ब, गोन मैन वर्ब, पास्ट परफेक्ट। जिस तरीके से इट हैड गोन अबाउट, इसने शुरू किया था, इसने कंटिन्यू रखा था। एक्वायरिंग, एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, अधिग्रहण करना। ठीक है। मंगवाना, प्रोक्योरमेंट, ये सब होते हैं। वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों को, फ्रॉम एब्रोड, विदेश से। एब्रोड का मतलब क्या है? ओवरसीज। ये तुमने IPL से सीख लिया होगा, ओवरसीज प्लेयर्स, है ना, उसी को बोलते हैं। फॉरेन भी कह सकते हैं, विदेशी।
ठीक है, देखो आगे, फिर से देखो, सितंबर में, ये जो इन सितंबर, वैसे तो ये प्रेपोजिशन और ये नाउन, और वैसे कम्युलेटिवली पढ़ोगे तो पूरा मिला के क्या कहलाएगा, एडवर्ब। क्यों कहलाएगा एडवर्ब, क्योंकि प्रेपोजिशन के साथ कोई भी फ्रेज बनती है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब ही होता है। चूंकि ये टाइम बता रहा है इसलिए इसको एडवर्ब कहिए। तो सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एसआईटी ने कोर्ट को रिपोर्ट दी कि रिलायंस फाउंडेशन का वंतारा प्रोजेक्ट जो है जामनगर गुजरात में, जो भारत का सबसे बड़ा निजी चिड़ियाघर है, ये पारदर्शी रहा था उस तरीके में जिसमें इसने वाइल्ड एनिमल्स को विदेशों से मंगवाना शुरू किया था। बात समझ में आ गई? आगे चला जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भी। नेक्स्ट देखिए, इट हैड द राइट परमिट्स, इट हैड द राइट परमिट्स, परमिट्स का मतलब है लाइसेंस, परमिट्स का मतलब है अप्रूवल, ऑथोराइजेशन, है ना, अनुमति कह सकते हो, ऑथोराइजेशन। तो इट आ गया सब्जेक्ट, हैड हो गई मैन वर्ब, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। तो इसके पास बिल्कुल राइट परमिट्स थे, सही अधिकार थे। राइट यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, राइट का मतलब दायां भी होता है, राइट का मतलब सही भी होता है, राइट का मतलब अधिकार भी होता है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब है सही। तो इसके पास सही अधिकार थे एंड फैसिलिटीज और सुविधाएं थी। वनतारा प्रोजेक्ट की बात कर रहा है। फॉर द अपकीप, किसके लिए, अपकीप के लिए। अपकीप यहाँ पे नाउन है भाई। क्यों है नाउन, क्योंकि यहाँ द डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर के बाद जो शब्द आते हैं वो नाउन कहलाते हैं। अपकीप का मतलब क्या है, अपकीप का मतलब मेंटेनेंस या केयर, देखभाल, देखभाल। एस्पर्सन का मतलब क्या है, एस्पर्सन का मतलब है कलंक कह सकते हो, दाग कह सकते हो। अनजस्टिफाइड का मतलब है अनुचित या आधारहीन, आधारहीन, अनुचित भी कहा जा सकता है। अपेंड का मतलब है जोड़ना, अटैच, ऐड या अफिक्स। और ऑपरेटिव ऑब्जर्वेशन का मतलब है प्रभावी टिप्पणी, प्रभावी टिप्पणी। ठीक है, इट हैड द राइट परमिट्स, इसके पास बिल्कुल सही अधिकार थे, फैसिलिटीज थी, किसके लिए, देखभाल करने के लिए। देखभाल किसकी, 30,000 से अधिक जानवरों की। ओवर का मतलब यहाँ पे क्या है, मोर देन, प्रेपोजिशन है, 30,000 से अधिक एनिमल्स। एंड दैट, और ये बात कि एनी क्रिटिसिज्म और एस्पर्सन ऑफ इट्स एक्टिविटीज, कि कोई भी आलोचना या कोई भी कलंक या दाग, किसकी, इस वनतारा प्रोजेक्ट के एक्टिविटीज की, क्रियाविधियों की, ऑन दीज ग्राउंड्स, इन आधार पर, किन आधारों पर, कि परमिट नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, इन आधारों पर। ग्राउंड्स का मतलब क्या है, बेस। वर नहीं आना चाहिए, आना चाहिए वॉज, क्योंकि और के बाद में क्या है, एस्पर्सन। एस्पर्सन कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर। तो ये और के बाद जो सब्जेक्ट होता है ना उसको देखकर हम वर्ब लगाते हैं। तो ये पूरी तरीके से अनजस्टिफाइड था, होली एडवर्ब है, अनजस्टिफाइड एडजेक्टिव है। फिर समझो, इसके पास सही अधिकार थे और फैसिलिटीज थी, किसके लिए, 30,000 एनिमल्स से ज्यादा जो एनिमल्स हैं उनकी देखभाल करने के लिए। और ये बात कि कोई भी आलोचना या कोई भी कलंक या कोई भी दाग इसकी एक्टिविटीज पर, इन आधारों पर, ठीक है, वो पूरी तरह से अनजस्टिफाइड था। तो कोई भी आलोचना, कोई भी एस पर्सन, दोनों साथ में तो है नहीं, एंड तो है नहीं, और के बाद में एस पर्सन है, एस पर्सन को देखकर लगेगा वो। दो गलतियां हैं आज के न्यूज़पेपर में, एक तो बता दी मैंने आपको, आगे और बात करें। द कोर्ट चोज, कोर्ट सब्जेक्ट, चोज सेकंड फॉर्म वर्ब, चूज होती है फर्स्ट फॉर्म, चोज होती है सेकंड फॉर्म, और चोजन होती है थर्ड फॉर्म, चुनना। तो कोर्ट ने क्या चुना, नॉट टू। देखो टू नॉट नहीं होता, नॉट टू होता है, निगेट करने के लिए सेंटेंस को। तो कोर्ट ने क्या चुना, नॉट टू मेक द रिपोर्ट पब्लिक, की रिपोर्ट को सार्वजनिक ना करे, ये बात चुनी। एंड ओनली अपेंडेड, और इसने केवल अपेंड किया, जोड़ा, अफिक्स किया, है ना, ऐड किया, अटैच किया, अ समरी, एक सारांश, इन इट्स ऑर्डर, अपने आदेश में, विद द ऑपरेटिव ऑब्जर्वेशंस, किसके साथ, प्रभावी टिप्पणियों के साथ। कोर्ट सब्जेक्ट, चोज वर्ब, कोर्ट ने चुना, क्या चुना, कि रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करेंगे, और केवल समरी जोड़ दी, है ना, अपेंडेड भी इसी की वर्ब है कोर्ट की, किस में जोड़ी, अपने आदेश में, ये पजेसिव एडजेक्टिव है कोर्ट के लिए, ये नाउन है। और किसके साथ, ऑपरेटिव ऑब्जर्वेशंस के साथ, जिसमें विद प्रेपोजिशन है, द डिटर्मिनर है, ऑपरेटिव एडजेक्टिव है, और ऑब्जर्वेशंस नाउन है। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत, आगे चला जाए।
करो, देखें क्या कहानी है। वॉट द रिपोर्ट कंटेंट इन इट्स एंटायरिटी, एंटायरिटी मतलब संपूर्णता। जैसे एंटायर शब्द सुना होगा ना आपने, एंटायर से ही एंटायरिटी बना है, ये नाउन है। तो व्हाट द रिपोर्ट कंटेंट, क्या चीज जो रिपोर्ट में थी। कंटेन का मतलब होता है कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब होता है से मिलकर बना होना। तो रिपोर्ट की वर्ब है कंप्राइज्ड। तो क्या चीज इसके संपूर्णता में थी, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव नाउन आता है तो ये नाउन है। बिकम्स इसकी वर्ब तो ये है, और यहां से लेकर यहां तक की पूरी कहानी जो है इसकी वर्ब है बिकम्स। ठीक है, ये पूरा जो क्लोज बन रहा है वर्ड से, इसकी वर्ब क्या है, बिकम्स। तो रिपोर्ट में क्या था, इन इट्स एंटायरिटी, अपनी संपूर्णता में, टोटलिटी में, वो बन जाती है रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब प्रासंगिक, पर्टिनेंट, संबंधित, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। वो बन जाती है प्रासंगिक, गिवन दैट, गिवन दैट कंजंक्शन है। गिवन दैट का मतलब होता है प्रोवाइडेड, या सॉरी कंसीडरिंग मान लो, इसको देखते हुए, कंसीडरिंग, क्या देखते हुए। अ ग्लोबल बॉडी हैज मेड सम कंसर्निंग ऑब्जर्वेशंस की एक वैश्विक, एक संस्था है सब्जेक्ट, इसने किए हैं। देखो ऑब्जर्वेशन करना, टिप्पणी करना, उसके लिए मेड का प्रयोग करते हैं। सम डिटरमिनर है, कुछ कंसर्निंग एडजेक्टिव है, चिंताजनक, ऑब्जर्वेशन टिप्पणियां, रिमार्क्स, है ना। कंसर्निंग का मतलब क्या है, चिंताजनक। वरिंग, ट्रबलिंग, डिस्टर्बिंग। एंडेंजर्ड का मतलब है खतरे में, थ्रेटेंड या इम्पैरिल्ड। ठीक है, तो क्या चीज रिपोर्ट में क्या था टोटलिटी में, वो बन जाती है रेलेवेंट, किसको देखते हुए कि ग्लोबल बॉडी ने कुछ चिंताजनक टिप्पणियां करी हैं, एंड रिकमेंडेड, और सिफारिश करी है। ये बेटा हैज जो है ना, वो तो कॉमन रह गया, इस हैज को इसने रिपीट नहीं किया है यहाँ पे। सीधा यहाँ पे ऐसे मानो कि हैज है, कॉमन है, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं थी, सीधा यहाँ पे रिकमेंडेड लिया। और सिफारिश करी है कि, ये कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन आ गया तो नया वाक्य स्टार्ट हो गया। इंडियाज वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज, की भारत के वन्य जीव जो अधिकारी हैं, पोज ये सब्जेक्ट, ये पोज ये क्रिया, ठीक है, वो रोकते हैं, वो रोक लगाते हैं। द इश्यू ऑफ परमिट्स, किस पर, इश्यू ऑफ परमिट्स, इश्यू मतलब जारी करना है यहाँ पे, परमिट्स मतलब अनुमति, तो अनुमति देने पर रोक लगाते हैं। दैट अलाउ, कौन सी परमिट्स, कौन सी अनुमति, ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये इसकी बात कर रहा है तो इसकी वर्ब अलाउ है। जो अलाउ करते हैं, अनुमति देते हैं, वो परमिट्स, वो लाइसेंसेस, वो अप्रूवल्स। जो अनुमति देते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स, ये नाउन, ये एडजेक्टिव, जो एनिमल्स खतरे में हैं, जो एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं, ठीक है। टू बी इंपोर्टेड, कि उनको इंपोर्ट किया जाए, ये पैसिव वॉइस है, बाई जूज, चिड़ियाघरों के द्वारा। फिर समझिए, ध्यान से समझना, रिपोर्ट की वर्ब कंटेंट है, व्हाट से लेकर एंटायरिटी तक वर्ब बिकम्स है, ग्लोबल बॉडी की वर्ब हैज मेड है, इंडियाज वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज की वर्ब पोज है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन परमिट्स के लिए परमिट्स की वर्ब अलाउ है। तो कह रहा है कि जो रिपोर्ट में था इसकी टोटलिटी में, वो बन जाता है रेलेवेंट, इस चीज को देखते हुए कि एक वैश्विक संगठन ने, एक वैश्विक संस्था ने कुछ चिंताजनक टिप्पणियां करी है और सिफारिश करी है कि भारत के जो वन्य जीव अधिकारी हैं वो परमिट्स को रोकते हैं, और वो परमिट्स जो कि एंडेंजर्ड एनिमल्स को अलाउ करते हैं, ताकि उनको उस परमिट के सहायता से ही, उस अनुमति से ही, जो भी खतरे में है एनिमल्स, उनको अलाउ किया जाता है कि उनको इंपोर्ट कर दिया जाए, जूज के द्वारा, चिड़ियाघरों के द्वारा आयात किया जाए, उनको वहां पे मंगवा लिया जाए। दिस केम आफ्टर, ये चीज आई, दिस पजेसिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है, तो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये वर्ब, तो ये आया किसके बाद, ये यहाँ पे प्रपोजिशन है, किसके बाद आया, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है, CITES, साइट्स कमिटी के बाद। अब ये साइट्स कमिटी क्या है, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एग्रीमेंट, ये सबसे प्रभावी, ये क्या होता है, इन्फ्लुएंशियल, इफेक्टिव, ये सबसे ज्यादा प्रभावी एग्रीमेंट है, अनुबंध है, ऑन क्रॉस बॉर्डर वाइल्ड लाइफ मूवमेंट, किस बात पर बना हुआ है, सीमा पार वन्य जीव मूवमेंट को लेकर, ठीक है। विजिटेड, अब ये कमिटी जो है इसने विजिट किया, ये कमिटी की वर्ब है, ये सब्जेक्ट है भाई, सॉरी ये कंजंक्शन है यहाँ पे, फिर ये कंजंक्शन, माफी चाहता हूँ, ये यहाँ कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है, मैंने हाईलाइट नहीं किया इसको, ये इसकी वर्ब है विजिटेड, और ये जामनगर इसका ऑब्जेक्ट है, और विजिट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसलिए इसके बाद में
प्रेपोजिशन नहीं लगता है, ठीक है, विजिट के बाद प्रेपोजिशन नहीं लगता है अगर ये वर्ब के रूप में है तो, ये नाउन भी होता है तब टू लगाते हैं जनरली। तो दिस केम, यह आया, किसके बाद? साइट्स कमिटी ने जब जामनगर का विजिट किया उसके बाद। और ये साइट्स कमिटी है क्या, वो पूरा वर्णन यहां दे रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट पे देखिए, द विजिट वॉज जस्ट आफ्टर द एसआईटी हैड सबमिटेड। ये विजिट जो हुआ साइट्स कमिटी का, उस विजिट की बात कर रहा है, तो दय निश्चित हो गया इसलिए लगा दिया। ये सब्जेक्ट, ये क्रिया, जस्ट आफ्टर ठीक बाद में, ये प्रेपोजिशन, सॉरी आफ्टर कंजंक्शन ही है यहाँ पे भी। जस्ट है ना, वो एडवर्ब है, कंजंक्शन को भी मॉडिफाई कर सकता है एडवर्ब। तो ये विजिट जो था वो किसके बाद था? एसआईटी ने जो सबमिट किया था, तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम बनी थी, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, पास्ट परफेक्ट, इसने जब पेश किया, सबमिट का मतलब होता है प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना। इट्स रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट, क्या सबमिट किया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। किसको सबमिट करी? कोर्ट के सामने दी। एंड फ्रॉम व्हाट इज नॉन, और जो चीज जानी जानी गई है ना, व्हाट सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है व्हाट। जो भी चीज सामने आई, फ्रॉम इट्स एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव का मतलब है विस्तृत, कॉम्प्रिहेंसिव, थरो या डिटेल्ड। एक्विजिशन का मतलब है क्या कह सकते हो, प्राप्ति, अधिग्रहण, अधिग्रहण। और कमेंट का मतलब है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, प्रेज, एप्रिशिएट, एडमायर। तो विजिट जो था वो किसके बाद आया? जब एसआईटी ने सबमिट करी अपनी रिपोर्ट कोर्ट को, और जो कुछ भी जाना गया इसके विस्तृत पब्लिक रिपोर्ट, सार्वजनिक रिपोर्ट है ना, इससे इन्वेस्टिगेटेड द सेम इश्यू एज द एसआईटी, इसने भी सेम चीज, सेम इश्यूज को इन्वेस्टिगेट किया जैसे कि एसआईटी ने किया था। और क्या क्या चीजें थी? परमिट्स को इसने इन्वेस्टिगेट किया कि कौन कौन से अप्रूवल्स, एक्विजिशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के अधिग्रहण को, द फैसिलिटीज इन जामनगर, जामनगर में जो फैसिलिटीज हैं उनको। तो विजिट की वर्ब तो भाई वॉज है, इसकी वर्ब हैड सबमिटेड है। विजिट जो था, ऐसा जो साइट्स कमिटी का विजिट था जामनगर का, ये विजिट कब हुआ? ये हुआ जब एसआईटी ने सबमिट करी अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने। एंड फ्रॉम व्हाट इज नॉन, फ्रॉम इट्स एग्जॉस्टिव पब्लिक रिपोर्ट, और जो कुछ भी समझ में आया, जो कुछ भी सामने आया, व्हाट इज नॉन, नॉन मतलब पैसिव वॉइस दे रखा है इसके साथ थर्ड फॉर्म। अब ये नॉन के साथ टू लगता है, वो कॉन्सेप्ट हमेशा लागू नहीं होता कि आपने रट लिया कि नॉन लगा तो टू लगेगा ही। वो तब लगता है जब ये कहा जाए कि कौन जानता है। टू तब लगता जब यहाँ पे जानकार, जो जानने वाला होता, लेकिन ये तो कह रहा है इससे जाना है ना, ये तो सोर्स बता रहा है इससे जाना, इसलिए फ्रॉम लगाया। और जो कुछ भी फ्रॉम व्हाट इज नॉन, फ्रॉम इट्स एग्जॉस्टिव पब्लिक रिपोर्ट, और जो कुछ भी यहां पे सामने आया विस्तृत पब्लिक रिपोर्ट से, ठीक है। इन्वेस्टिगेटेड, उस चीज ने भी क्या किया? इन्वेस्टिगेट किया सेम इश्यू, है ना, सेम मुद्दों को, जैसा कि एसआईटी ने किया था। कौन कौन से मुद्दे? परमिट्स, एक्विजिशन, एनिमल्स एंड फैसिलिटीज इन जामनगर। द साइट्स कमिटी, टू, टू एडवर्ब है, और उस शब्द के ठीक बाद में लगता है जिस पर दबाव डालना है, जोर डालना है। साइट्स कमिटी ने भी, ये सब्जेक्ट है, कमेंडेड, प्रशंसा करी, किसकी? वनतारा के इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे की। एंड द एक्सपर्टीज, और जो भी स्किल्ड हैं, जो एक्सपर्टीज हैं, जो कुशलता है, अवेलेबल फॉर एनिमल केयर, एनिमल केयर के लिए जो भी एक्सपर्टीज वहां पे मौजूद हैं उनकी प्रशंसा करी। साइट्स कमिटी ने भी वनतारा के इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रशंसा करी, और जो एक्सपर्टीज अवेलेबल था एनिमल केयर के लिए उसकी प्रशंसा करी। इट्स ऑब्जर्वेशंस ऑन द इशू, इसका जो ऑब्जर्वेशन रहा, साइट्स कमिटी का ऑब्जर्वेशन है, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन है, सब्जेक्ट है, इसकी जो टिप्पणियां रही इस मुद्दे को लेकर। और मुद्दा क्या था? परमिट्स का, कि भाई परमिशन इनको है कि नहीं। ये यहां दाग लगाता है ना, कास्ट एस्पर्शन, एस्पर्शन कास्ट होता है, याद रखिए, दाग लगाना, कलंक लगाना, ये वर्ब है। अच्छा, कास्ट की तीनों फॉर्म वैसे सेम होती है, ये तो खैर फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ के सिंगुलर बनाया है इसको, बाकी तीनों फॉर्म सेम होती है। तो ये दाग लगाता है भारत की वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम पर, भारत का वन्य जीव प्रबंधन तंत्र पर, न कि वनतारा पर। ठीक है, तो ये हुई आज की कहानी एडिटोरियल की। अब आप ये मैच द कॉलम एक्सरसाइज करके देखिए। एग्जॉस्टिव क्या होता है? विस्तृत, विस्तृत के लिए कौन सा वर्ड है यहाँ पे? टू मेक फॉल्स, डीप और थरो, ये आ जाएगा बी। कमेंडेड, प्रशंसा करना, प्रेज्ड और अप्रिशिएटेड, सी। एक्विजिशन,
द एक्ट ऑफ गेनिंग और ऑब्टेनिंग समथिंग, डी। कास्ट एस्पर्शंस टू मेक फॉल्स क्रिटिकल रिमार्क्स, ए। एक्सपर्टीज, हाई लेवल ऑफ स्किल, ये आंसर आएंगे। तो ये था सेशन नंबर 179 में। कल मुलाकात होगी ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।